हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं शायद ये आपको पता हो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख करके आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को लगा करके हम एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाहर, उसके सरफेस पर, वायर के अंदर और वायर के एक्सिस पर। ठीक है, किसका नियम लगाना है? एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो आइए देखें कि एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे ये पॉसिबल है। इसके पहले आपको एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा सा मैं बता दूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर ये एक वायर है और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, तो जाहिर सी बात है कि पहली चीज़ इस वायर में करंट है। अगर करंट है तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो आप सबसे पहले एम्पियर के अकॉर्डिंग यहाँ से एक सरफेस बनाइए। ये वाला जो सरफेस होता था इसको हम एम्पीरियन सरफेस कहते थे। ठीक है, और इस यहाँ पर इस पूरे वायर का एक छोटा सा सेक्शन कट कर लेते थे DL0। ठीक है, और इसमें करंट होती थी I, तो ये वाला करंट एलिमेंट बन जाता था IDL0। और इसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड R दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो है B। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, मतलब इस B की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपने क्या किया है कि यहीं से एक एम्पीरियन सरफेस बनाया है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस एम्पीरियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा, कितना फ्लक्स बाहर जा रहा, वो कैलकुलेट करना है। फिर से सुनिए, ये वायर है, इसमें करंट I है, इसके कारण इस वायर के सेंटर से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसका नियम लगाना है? एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो एम्पियर ने कहा कि ऐसा करिए कि इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन कट कर लीजिए। कौन सा सेक्शन? DL0। इसमें करंट कितनी है? I। तो ये करंट एलिमेंट कितना हो गया? IDL0 हो गया। अब इस IDL0 इस करंट एलिमेंट के कारण ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो P पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो एम्पियर का कहना ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप यहाँ से एक सरफेस बना दो जिसका नाम होगा एम्पीरियन सरफेस, और इसमें से जाने वाला इस एम्पीरियन सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लो। तो इसमें टोटल फ्लक्स अगर इससे निकालना हो तो इस एम्पीरियन सरफेस का एक छोटा सा सेक्शन कट कर लेते थे जिसका नाम होता था DL। तो इस DL से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा? तो आंसर है dB.dl क्लोज सरफेस इज इक्वल टू μ0 इंटू I0। I0 क्या है बच्चों? इसमें से फ्लो होने वाली टोटल करंट, इस एम्पीरियन सरफेस से फ्लो होने वाली टोटल करंट है। ठीक है, ये क्या बनता था? ये बनता था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे है? तो आंसर है BDL। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। इंटीग्रेशन का मतलब है इस पूरे से जाने वाला फ्लक्स है, समझ गए? BDL ये छोटा सा फ्लक्स है, कहाँ से गुजरने वाला? यहाँ से। इंटीग्रेशन का क्या बताता है? इंटीग्रेशन बताता है कि ये पूरे के कारण फ्लक्स है यहाँ पर। तो अगर पूरे के कारण फ्लक्स है तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। वो उसका एक तरीका मैंने सिखाया हुआ है यहाँ पर, BDL कॉस और थीटा। ठीक है, यहाँ पर L ये जो DL है और B है इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ। ये मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है और इसको यहाँ बना दीजिए ऐसा। ये वायर है और ये एम्पीरियन सरफेस है। इसका एक छोटा सा सेक्शन देखिए, इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन देखिए, ये वाला, ये DL है। मान लीजिए ये DL है, इस DL की डायरेक्शन इस तरफ है, इस DL की डायरेक्शन इस तरफ है, इस DL की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस वायर में करंट किधर है? ऊपर की तरफ। और इस एम्पीरियन सरफेस का DL, इस माचिस की तीली को DL मानिए, तो DL की डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, तो करंट किधर है? ऊपर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इशारा इधर करोगे तो टेंशन इस तरफ जाएगा, मतलब DL और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ की जो टेंशन है इस हाथ का, वही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो टेंशन भी इस तरफ और DL भी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो हमेशा ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। अच्छा अभी रखते हैं, और μ0 इंटू I0 ये हो गया। तो B.dl टोटल फ्लक्स BDL, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री, μ0 I0 ये बन गया। ये तो 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा B क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि R फिक्स है अगर, तो R दूरी पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इतनी ही दूरी पर यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड यही वाली होगी, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही,
यहाँ भी वही, यहाँ हर जगह बी तो सेम होगा, ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा, डी एल, यहाँ का डी एल, यहाँ का डी एल, यहाँ का डी एल, तो बी बाहर ले लीजिए, डी एल ये ले लीजिए, और म्यू नॉट इंटू आई नॉट। तो डी एल डी एल डी एल डी एल जोड़ोगे, इसका मतलब जोड़ोगे तो डी एल डी एल डी एल जोड़ोगे तो पूरा सरकमफ्रेंस निकल आएगा। तो यहाँ बन जाएगा बी इंटू डी एल जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2 पाई आर, है ना, इसका ये वाली डिस्टेंस 2 पाई आर, और म्यू नॉट इंटू आई नॉट, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसके नीचे आ जाएगा 2 पाई आर, और ये रहा आई नॉट। देखो क्या यही फॉर्मूला नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो आपने पहले लेक्चर्स में सुने होंगे। तो बताइए, फ्लक्स से ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए, अरे फ्लक्स से ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए। तो यही एम्पियर का नियम है कि फ्लक्स अगर आप इससे लिंक अगर टोटल फ्लक्स निकाल लोगे आप, तो आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। तो इसका मतलब है एक वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो हम ये निकाल चुके हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे उसमें भी एक वायर की वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो निकालेंगे, मगर साथ ही साथ इस वायर के ऊपर निकालेंगे, इस वायर के अंदर निकालेंगे, और इस वायर के एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालेंगे। ठीक है, आइए मैं इसको 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। देखिए, इतनी बात अगर समझ गए हो गया तो अब ये लेक्चर आगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर, बस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। आइए, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अच्छा, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट कहाँ पर, पहली बात यहाँ पर मैं डायग्राम पहले बना दूँ। जैसे ये आपके पास वायर हो गया, ये वायर हो गया, देखिए ऐसा, ये वायर हो गया, ठीक है, ये वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसकी एक्सिस बना देते हैं ज़रा। ये इसकी एक्सिस हो गई। तो इससे यहाँ पर बाहर, यहाँ क्या बना देंगे, एक ले लें एल पॉइंट ले लें बाहर। तो पहली चीज़, एट आउटसाइड द वायर, ठीक है बच्चों, आउटसाइड द वायर, है ना। एट कहाँ पर, आउटसाइड द वायर कहाँ पर, एट नहीं, या एट द पॉइंट, यहाँ लिख दें, एट द पॉइंट, कहाँ पर बच्चों, एल पर, ठीक है, एट द पॉइंट एल, आउटसाइड द वायर एट द पॉइंट एल, ठीक है, वायर के बाहर एल पर। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, तो वायर से क्या दौड़नी चाहिए, आंसर है वायर से दौड़नी चाहिए करंट, वायर से दौड़नी चाहिए क्या, करंट, आई नॉट, ठीक है बच्चों। वही आई नॉट करंट यहाँ से भी जाएगी, ठीक है, और वही आई नॉट करंट यहाँ से भी जाएगी, ठीक है, वही आई नॉट करंट यहाँ से, ये भी आई नॉट ही है और यहाँ भी आई नॉट ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि दूसरा पॉइंट, एक यहाँ ले ले, इस जगह ले ले, ठीक है, यहाँ इसको नाम दे दे एम। तो यहाँ लिख दे ऑन द गिवन वायर, ऑन द गिवन वायर, मतलब वायर के ऊपर, एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बच्चों, एम पॉइंट है, एम पर निकालना है। अब उसके बाद इनसाइड यहाँ पर ले लें, मतलब थोड़ा यहाँ से करंट हटा करके यहाँ बना दे साफ साफ, एल एम यहाँ पर एन दे दें, ठीक है। अब तीसरी बात कहाँ निकालनी है,
इनसाइड द गिवन वायर एट द पॉइंट, कहाँ पर, एन पर निकालनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, चौथी बात कहाँ निकालनी है, एक्सिस पर, ए यहाँ पर निकालनी है, इसको नाम दे दे ओ। तो यहाँ लिख दें ऑन द एक्सिस ऑफ द गिवन वायर, एक्सिस ऑफ द गिवन वायर। ठीक है बच्चों, ऑन द एक्सिस ऑफ द गिवन वायर एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बच्चों, ओ। ये हो गया सब, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर बच्चों ये है कि अगर ये वायर है तो इसकी रेडियस हम कितनी ले लें, तो आंसर है इसकी रेडियस ले लें आर। इसकी रेडियस कितनी ले लें, आर। अच्छा, अब इसको रफ कर दें। ठीक है, ये रफ कर दें यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान में रखिएगा एक चीज़ और, कि हम जब एल पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो एल से हमको एक एम्पीरियन सरफेस बनाना है। और एम्पीरियन सरफेस अभी बनाने का तरीका बताया है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, जितना इधर हो उतना इधर हो। दूसरा तरीका ये बताया है सेंटर से कितनी दूरी पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर है इसको मिला दो, आर दूरी पर निकालनी है। तो इसका रेडियस भी तुमने आर लिया है ना, तो इसका रेडियस हम ले लेते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं वायर का, आर ले लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस कितना ले ले, आर ले ले, वायर का रेडियस। तो यहाँ लिख दे आर क्या है, रेडियस ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, यार रेडियस ऑफ द वायर है। बाकी ये तो बाहर का है, ये तो आर एल, ये आर एल वाली डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आओ निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक एम्पीरियन सरफेस बनाऊंगा और वो एम्पीरियन सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा, ये ऐसा एम्पीरियन सरफेस बना। इधर अगर आर होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर आर होगा तो बच्चों इधर भी आर होगा। ठीक है, सिमेट्रिक बन गया। अब बताओ कि यहाँ से इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। ये क्या बनाया है तुमने बच्चों, एम्पीरियन सरफेस बनाया है। अच्छा, तो अगर ये तुमने एम्पीरियन सरफेस बनाया है तो इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो आंसर है एम्पीरियन सरफेस का पहले छोटा सा सेक्शन कट कर लो, डीएल सेक्शन। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी, तो इस डीएल से कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, आंसर है बी डॉट डीएल फ्लक्स जाएगा। यही तो जाएगा ना, किससे बच्चों, किससे, इस डीएल से। मगर हमको पूरे एम्पीरियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालना है, इंटीग्रेट कर दो, इज इक्वल टू लगा दो। एम्पियर के अकॉर्डिंग क्या है, म्यू नॉट टाइम्स, और इस वायर से, सॉरी वायर से नहीं, इस एम्पीरियन सरफेस से गुजरने वाला टोटल करंट। तो टोटल करंट कितनी है, आई नॉट। ठीक है, ये टोटल करंट है, ये ना लिखे, समझ रहे हैं आप बात, ये टोटल करंट है, आई नॉट टोटल करंट है। ठीक है। अच्छा, अब या यहाँ पर मैं एक बात लिख दूँ, आई टोटल लिख दूँ, आई टोटल लिख दूँ, टोटल करंट। ठीक है, तो इसको लिख दें बी, इसको लिख दें डी एल कॉस, ये हो जाएगा थीटा डिग्री, हो जाएगा ना बच्चों। और थीटा कितना होगा, अभी मैंने बताया बी और डी एल के बीच का एंगल हर बार कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ 0 लिख दें ताकि कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए, वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाए। म्यू नॉट वही रहेगा। आई टोटल कितनी करंट है, आई टोटल बताओ, इससे, इस एम्पीरियन सरफेस से देखिएगा, वायर से मत देखना, एम्पीरियन सरफेस से देखना, कितनी है, आई नॉट है, कितनी है, आई नॉट है। तो यहाँ लिख दो आई नॉट। चलो अब इसको सॉल्व कर लो बस, इसको cos 0 1 हो जाएगा। अच्छा, b कांस्टेंट है बाहर, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि r दूरी पर जितना b यहाँ, r दूरी पर उतना b यहाँ, हर जगह उतना उतना बनेगा, तो b बाहर आ जाएगा। 1 इंटू डी एल हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई नॉट हो जाएगा। तो b इंटू, देखो बच्चों ये पूरा कितना आ जाता है, l आ जाता है, और l की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 पाई r, ये वाला लिखोगे ना 2 पाई r। तो यहाँ हो जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख दें, इसको टोटल एल डी एल जोड़ोगे तो एल बनेगा। चलो लिख देते हैं म्यू नॉट इंटू आई नॉट। एल किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के, सरकमफ्रेंस के, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट। अब यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई नॉट और इंटू 2 पाई आर, ये आ जाएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, क्या दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है,
तो यहाँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई नॉट अपॉन कितना आर। अब आप बोलोगे सर ये तो पहले भी आपने निकाल दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ निकाल चुके हो पहले भी अब भी। अब हमको m पर निकालना है और n पर निकालना है। तो ये तो n पर है ना, तो यहाँ n लिख दें, यहाँ n लिख दें, n लिख दें, n लिख दें, n लिख दें और n लिख दें। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बच्चों, यहीं पर देखिएगा जो दूसरा वाला पॉइंट था वो वाले पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? m पर। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट m पर निकालना है, मतलब यहाँ पर निकालना है। तो बच्चों यहाँ से अगर एम्पीरियन सरफेस बनाना है तो बताओ O से यहाँ जो बनाओगे वही O से यहाँ बनाओगे, मतलब एक एम्पीरियन सरफेस ऐसा बनाओगे, ये वाला देख रहे हैं बच्चों ना, ये वाला एम्पीरियन सरफेस। तो फिर वही चीज़ यहाँ का फिर से DL सेक्शन कट करोगे, यहाँ पर जो DB मैग्नेटिक फील्ड आएगी फिर से दोनों के बीच का एंगल सेम वही होगा, मगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? BM मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्या यही एक्सप्रेशन सब कुछ ऐसे ही लिख करके क्या यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते? m पर है तो BM इज इक्वल टू, अच्छा इस m की यहाँ से दूरी कितनी है? देखो बेटा इस m की यहाँ से दूरी कितनी है, तो आंसर है जितना रेडियस है। अरे यार ये m सरफेस पर है तो यहाँ से रेडियस यहाँ से दूरी कितनी है? आंसर है जितना रेडियस, रेडियस कितना है? r। अरे रेडियस कितना है? r। तो जैसे इस l की यहाँ से दूरी r थी तो नीचे r आया, तो इस m की अगर यहाँ से दूरी कैपिटल R है बच्चों, तो इसी फार्मूले में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये तो सेम आएगा और आई नॉट आएगा और इसकी जगह पर R आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ यही लिख देना है। करोगे तो यही ना, BM डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। अच्छा BM यहाँ पर n था ना, तो यहाँ पर n है तो BM DL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल, क्योंकि यहाँ से जब एम्पीरियन सरफेस बनाओगे तो भी करंट कितनी जाएगी? आई नॉट करंट तो वही रहेगी ना, इसीलिए एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। सिर्फ क्या चेंज है? R चेंज है, इसमें R और इसमें R, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये कहाँ पर हो गया? ऑन द सरफेस हो गया एट पॉइंट M, और ये कहाँ पर है? बाहर है, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब दो चीज़ निकालना है, एक अंदर के लोकेशन पर और एक एक्सिस पर। चलिए आइए इसको देख लेते हैं ज़रा। बच्चों प्यार से इन चीज़ों को समझिए, कई बार सुनिए, तब जा कर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों का फॉर्मूला तो सेम हो गया। अब इसको भी ज़रा रफ कर दें। चलो अब देखो बच्चों n पर निकालना है, तो बेटा अगर n पर निकालना है तो ज़रा आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। अच्छा ये वायर है और ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है बच्चों, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। अच्छा और n पॉइंट कहाँ है? n पॉइंट यहाँ कहीं है। अच्छा यहाँ से करंट वाली ही स्टेप खाली ध्यान से सुनिएगा आप लोग। करंट वाला स्टेप देखो, अगर यहाँ पर n पॉइंट है तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस लेना पड़ेगा भाई। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का तो R था, ये वाला R यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल R था, यहाँ से R तक का स्मॉल r है, तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ नया नाम देना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको R इनसाइड नहीं लिख सकता? R इन लिख दूँ? अरे बच्चों R इन थोड़ा सा ये छोटा है, दिख रहा होगा छोटा है, तो जितना n पॉइंट इधर है उतना ही यहाँ सेंटर से, अरे O से उतनी ही दूरी पर यहाँ लेना है। तो इसका मतलब कि यहाँ से आपका एम्पीरियन सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब यहाँ से देखो कि ये दो करंट हैं, ये करंट यहाँ ऐसे और ये वाली जो करंट है वो वाली करंट ऐसे, ये वाली करंट यहाँ से चली जाएगी, ये वाली भी चली जाएगी, ये वाली यहाँ से चली जाएगी, ये वाली यहाँ से चली जाएगी। देखो ये दोनों करंट क्या छूट नहीं गई? मतलब इसमें से जाने वाली करंट कम नहीं हो गई? बस ये बताओ खाली, इसमें से जो जाने वाली करंट है, ये करंट इस एम्पीरियन सरफेस से जाने वाली करंट कम हो गई। माना कितनी करंट है? I। टोटल कितनी थी? आई नॉट। ये वाला रेडियस कितना था? R, ठीक है। तो मुझे खाली पहले ये बता दो कि जब एम्पियर का लॉ लगाते हो तो यही तो लिखते हो, क्या लिखते हो? यहाँ पर पहले पॉइंट तो लिख दें, मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड एट
पॉइंट या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर एट पॉइंट, कहाँ पर बच्चों, एन पर, एट पॉइंट एन, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या लिखोगे, क्लोज सरफेस बी डॉट डी एल, देखिए मैंने यहाँ पर एन लिख दिया बच्चों क्योंकि एन पर निकालना है, इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ कितना लिखना है, आई टोटल। ये आई टोटल कहाँ से है, फ्रॉम एम्पीरियन सरफेस, ये होना चाहिए। मतलब आई टोटल कहाँ से लेना है, जो एम्पीरियन सरफेस है, चाहे वो वाली करंट लेते हैं हमेशा, हर बार, पिछले वाले में ना बताया तो आई एम सॉरी, मगर बताया तो होगा। ये टोटल करंट कहाँ से लेते हैं, एम्पीरियन सरफेस से। तो एम्पीरियन सरफेस से इस बार कितनी करंट जा रही है बच्चों, आई करंट। चलो इस आई की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें, पहले लिख दें बी, इसको बी डी एल, बी एन डी एल कॉस थीटा, वही लिखोगे कॉस थीटा, म्यू नॉट, कितनी करंट जा रही है इस बार, आई, यही तो जा रही है आई, यहाँ से कितनी करंट जा रही है, आई, और आई हमको पता नहीं है, ध्यान रखना, आई हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से बी एन कॉमन बच्चों, क्लोज सरफेस 1 इंटू डी एल, यही तो होता है हर बार का खेल सेम वही है, म्यू नॉट और आई, ये है। चलो तो बी एन इंटू ये कितना बन जाएगा, वही खेल, म्यू नॉट आई, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इस बार बताओ एल कितना हो जाएगा, भाई इसका सरकमफ्रेंस ये लेना है, तो इसकी रेडियस कितनी है, आर इनसाइड, अरे ना दिख रहा हो तो मैं इसको बता दूं, ये आर इनसाइड लिया है, तो बताओ सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा। इस बार एल की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आर इनसाइड, यही तो आएगी ना, यही तो आएगी ना। तो यहाँ पर है बी एन इज इक्वल टू 2 पाई आर इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही तो है। अच्छा बच्चों इसको मैं रफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से सुनिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी एन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, बी एन इज इक्वल टू, यहाँ होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर इनसाइड, यही तो है बच्चों ना। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, आर इनसाइड ये बनाया। इसमें कौन सी क्वांटिटी नोन अननोन है, आई, ये निकालना है। चलो आई की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर आई, कैलकुलेशन फॉर ऐसा पूरा लिख दे, कैलकुलेशन फॉर करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन सरफेस, मतलब आई की कैलकुलेशन करनी है बच्चों, ठीक है, आई की कैलकुलेशन करनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये बताओ कि टोटल करंट पूरे वायर से कितनी जा रही है, आई नॉट, पूरे वायर का मतलब कितने एरिया से करंट जा रही है, एरिया निकालना है, तो इसका एरिया बताओ कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यही तो एरिया होगा। तो पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट जा रही है, आई नॉट, यही तो करंट जा रही है, इस तो लिखोगे। तो बताओ इसके यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी, मतलब एक एरिया से कितनी जाएगी, तो आई नॉट अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, यूनिट एरिया से बता रहा हूँ, इस वायर के यूनिट एरिया से इतनी करंट जाएगी, ये यूनिट एरिया से इतनी करंट जाएगी। अच्छा अब हमको कितने एरिया में करंट चाहिए, तो आंसर है हमको सिर्फ इतने एरिया में करंट चाहिए, इतने एरिया में। अगर इतने एरिया में करंट चाहिए तो बताओ कि ये वाला एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। अरे भाई ये देखो ना, ये डैश डैश वाला यही तो है ये, और इसका रेडियस कितना है, आर इनसाइड है, तो बताओ इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर इनसाइड का स्क्वायर, यही तो एरिया हो जाएगा ना। तो बताओ अगर एक एरिया से, इस वायर के एक एरिया से इतनी करंट जा रही है तो पाई आर इन स्क्वायर से कितनी करंट जाएगी, तो आंसर है आई बराबर लिख सकते हैं, ये यूनिट एरिया से जा रही है तो इतने एरिया से कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, पाई आर स्क्वायर इंटू इतने एरिया से कितनी जाएगी, पाई आर इनसाइड का स्क्वायर, यही जाएगी।
पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आई बराबर आई नॉट आर इन साइड का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ये करंट निकाल लिया आपने, बस यही तो चाहिए था, निकाल लिया, यहाँ उठा करके रख देंगे। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर से कितनी करंट जा रही है, आई नॉट। तो इसके यूनिट एरिया से कितनी करंट जाएगी, इससे इसको डिवाइड कर दो यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया से पता चल गया। इतने एरिया से कितना जाएगा, तो यूनिट एरिया से पता है, इतने एरिया से कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आई निकल आएगी। इसमें से जो करंट जा रही है वो निकल आएगी आपकी, उठा के रख दिया। अब ये आई की जो वैल्यू है, इसको इक्वेशन स्टार दे दो और इसको उठा करके यहीं रख दो, हैंस यहाँ लिख दें, हैंस। अब आप समझ रहे हो, हैंस इक्वेशन स्टार बिकम इक्वेशन स्टार कितना हो जाएगा, बस यहाँ पर वैल्यू लग दो बेटा। क्या आपको दिखाई दे रहा पूरा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा बी एन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई की जगह लिखना है, यहाँ पर आर इन लिखना है जो कि है, आई की जगह क्या लिखोगे बच्चों, अरे यार, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ लिखोगे 1 अपॉन आर इनसाइड इंटू, ठीक है। अब ये जो आई है, इस आई की जगह ये पूरा टर्म रखो, आई नॉट आर इनसाइड का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, यही तो है ना। तो एक इससे एक ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ थोड़ा रफ कर दे इसको, अब इसका काम तो हो गया ना। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी एन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर निकल के आ जाएगी म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 2 पाई, ठीक है, एक से ये कैंसिल आउट हो गया तो आई नॉट, ये भी ठीक है, इंटू, या इंटू छोड़ो, ठीक है, आई नॉट लगा दो, आई नॉट इंटू, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, एक आर इनसाइड बच जाएगा, अपॉन यहाँ कितना है, आर का स्क्वायर, यही तो है आर का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, वैसे ढंग से लिखा ही तो है, और क्या ढंग से लिख दें, बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट आर इनसाइड अपॉन का आर का स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये अब आप बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने इसके अंदर भी निकाल लिया, अभी एक पॉइंट एक्सेस पर बचा है, अभी निकालते हैं उसको, ठीक है। पहले इतनी बात यहाँ पर समझ लीजिए। अब मैं इसको सबको साथ साथ फिर से लिख दूँ एक बार। देखो बच्चों, ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर था, ठीक है। इस आर दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, इसको मैंने नाम दिया था शायद LMN, इसको शायद नाम दिया था शायद। तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट अपॉन आर, ये था। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाओ, इस एम पर आ जाओ, एल एम, और यहाँ पर नाम लिया था एन ना, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर एन था। तो एम पर कितना है, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट अपॉन आर, ये था। आर इसकी रेडियस थी, रेडियस ऑफ द वायर था, याद करो अभी कराया, इसकी रेडियस ऑफ द वायर है। एन पर कितना आया है, तो बी एन पर आया है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट, यहाँ पर है आर इनसाइड अपॉन आर का स्क्वायर, ये है, ठीक है। इसमें ध्यान में रखिएगा, बी एल नॉट इक्वल टू बी एम नॉट इक्वल टू बी एन, ये सब बराबर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अब आपको लगेगा ये बराबर है ना, ये देखो यहाँ आर सिर्फ इतना है और ये वाला आर तो यहाँ से यहाँ तक का है, इसलिए बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब बात आती है कि भैया एक्सिस पर आपने बताया है सर कि एक्सिस पर ये वायर था और इस वायर के एक्सिस पर निकालना था ओ पर, ये वाला तो आपने बताया नहीं। इसको बताने के लिए, इस ओ पर निकालने के लिए यहाँ पर चौथा पॉइंट दे दें, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द, सॉरी ऑन द एक्सिस है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, ठीक है, एट
ओ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा ज़रा देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर ध्यान दो प्लीज़, ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, सुनो, ध्यान ये लगाना है कि इस टर्म में बताओ इसमें कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं, कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। आंसर है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द वायर है, रेडियस ऑफ द वायर है कांस्टेंट टर्म। भाई वायर की जो रेडियस है वो रेडियस तो वही रहेगी। अब इस मार्कर की रेडियस जो है वही तो रेडियस रहेगी, वही तो डायमीटर रहेगा। इसको कहाँ से चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते। मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गया ये वाला, ठीक है। अच्छा, आई कांस्टेंट है क्योंकि इसमें जो करंट जा रही है आई नॉट, वो तो वही करंट रहेगी। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, कांस्टेंट है। अगर कोई चीज़ वेरिएबल है तो वो आर इनसाइड है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आर इनसाइड है। इसका मतलब ये है कि वायर के अंदर एक अजीबोगरीब खेल होता है। खेल ये होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से आएगी। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर ऐसे लिख दें। देखो इसका मतलब है बी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड के हुआ, आर इनसाइड के हुआ, आर इनसाइड के हुआ बच्चों। यानी अगर आर की वैल्यू, आर इन की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, अगर आर इन की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। नहीं बात समझ? अरे भाई ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो बी एन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर इनसाइड के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आर इन की वैल्यू अगर बढ़ेगी, आर इन बढ़ेगा। आर इन कहाँ था? याद करो, यही तो था आर इनसाइड। तो अगर ये आर इन यहाँ हो जाए, मतलब आर इन की वैल्यू यहाँ हो जाए, ये थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दो, तो आर इन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और अगर इस आर इन को यहाँ पर लेके चले आओ तो आर इन कम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड और कम हो गई। तो बताओ कि इस एक्सिस पर यहाँ ओ पर आर इन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पर कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझ में? यहाँ पर अगर आर इन की वैल्यू, ये आर इन की वैल्यू अगर इधर बढ़ाओगे, अगर आर इन की वैल्यू थोड़ा सा राइज कर दोगे तो आर इन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। वायर की वजह से, वायर की वजह से। कितने वायर की वजह से? तो आंसर है इतनी ही तो करंट इंक्लूज होगी, तो इतनी करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ ले आते हो, अगर इस आर इन को यहाँ ले आते हो तो कितना वायर लेना पड़ेगा? वायर का कितना टुकड़ा लोगे? सिर्फ इतना टुकड़ा लोगे। अरे सिर्फ इतना टुकड़ा लोगे, तो इसका मतलब ये वाली करंट छूट जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से तो नहीं, इतने वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो कि कम होगी क्योंकि करंट कम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अगर आर इन की वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अगर आर इन की वैल्यू कम कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। मैंने कहा आर इन को कम करते 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 यहाँ ले आओ, इस जगह ले आओ, एक्सिस पर ले आओ। तो आर इन अगर एक्सिस पर ले आओगे तो आर इन 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर सिंस, यहाँ लिख सकते हैं सिंस इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, वायर इनसाइड द वायर द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ओनली, ओनली किस पे डिपेंड कर रहा? डिपेंड्स ओनली आर इन, है ना? आर इन, आर इन मतलब समझ लो इनसाइड डिस्टेंस, ठीक है, आर इन। सो ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, ऑफ द वायर, ऑफ द वायर। बच्चों इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूँ ऑन ऑफ द वायर इज़ 0, दैट इज़ आर इनसाइड कहाँ हो जाएगा? 0। कहाँ पर? सेंटर पर। अरे आर इनसाइड अगर आर ओ के बराबर हो जाए, आर ओ मतलब यहाँ की, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो बी ओ पर कितना हो जाएगा? 0। ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो मतलब कि इनसाइड एल पर, एम पर, एन पर, सब पर निकाल चुके हो, ओ पर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। यही कारण था कि जब आप बायो-सेवर्ट लॉ से जब ये कहते थे थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब ये पी पॉइंट वायर के किसी एक्सिस पर आ जाएगा तो 0। क्यों 0 हो जाएगा? उसका रीज़न यहाँ से पता चलता है, ठीक है। क्योंकि वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? आर इन पर डिपेंड करती है। आर इन कम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जब एक्सिस पर आ जाओगे, एक्सिस पर आ जाओगे तो आर इन 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इसी वजह से किसी वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो उसमें वायर तो आपने बताया नहीं कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कैसा है, कहाँ है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट बाई आर आया है।
ये प्रीवियस लेक्चर में जा कर के देखोगे तो पता चलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर ये फाइनाइट की वजह से भी आ सकता है और इनफाइनाइट वायर की वजह से भी आ सकता है। अब आप बोलोगे ये कैसे, फाइनाइट की वजह से कैसे, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में है मगर मैं बता देता हूँ। फाइनाइट वायर की वजह से ऐसे कि जब ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, अगर ये डिस्टेंस बहुत फाइनाइट वायर के बिल्कुल, अगर मान लो ये फाइनाइट वायर है और ये डिस्टेंस ये एल यहाँ ना होकर के बिल्कुल बगल में है तो ये लगभग 90 बनाते हैं, तो यही वाला फार्मूला निकल करके आता है। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला निकल के आता है। दूसरी बात कि अगर इनफाइनाइट वायर होता तब तो फिर कमाल की बात है, तब तो यहाँ कहीं भी ले लो ये तो 90 ही बनाएंगे, तो भी यही फार्मूला निकल के आता है। तो इसको आप फार्मूले को किसके लिए लिख सकते हो, ये फार्मूला किसके लिए मैंने ड्राइव कराया है, इनफाइनाइट वायर हो या तो अगर फाइनाइट वायर है तो कैसा हो, उसकी ये जो डिस्टेंस है ये बहुत क्लोज हो, वायर के बहुत क्लोज हो। ठीक है, उसकी ही डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, इसलिए वही मैंने डेरिवेशन करा रखी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, मगर एक छोटी सी चीज़ इसमें और है कि ग्राफ हमको प्लॉट करना है। इसमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए ज़रा इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए इसका छोटा सा ग्राफ प्लॉट करें। अच्छा देखिए बच्चों, ये आपके पास एक वायर है, मुझे ध्यान से बताइएगा इसको, ये वायर है, इस वायर को थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसा। ठीक है, और यहीं से मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ, ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है, तो आंसर है ये है डिस्टेंस, और ये क्या है, तो आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है, ये वायर है। ऐसा वायर इसलिए बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। देखिए कैसे हेल्प मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये वायर का क्या है, फिर से यहाँ बना दें। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था याद करिए, पहले लिख दे, ये वायर था, ठीक है। यहाँ पर L, यहाँ पर M, यहाँ पर N और यहाँ पर O, यही तो था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट अपॉन R, यही तो आया था। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, तो ये डिस्टेंस थी R। M पर कितना आया था, तो आंसर है B M इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट बाई R, ये आया था। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो वायर की रेडियस होगी वही वाली डिस्टेंस इसकी होगा। अच्छा ये वाला कितना था, तो आंसर है ये वाला R इन साइड का था। तो N पर कितना आया था, तो आंसर है B N इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट R इन अपॉन कैपिटल R, ये था। अच्छा, और ये O पर कितना था याद करिए, तो B O पर कितना था, 0 था, यही तो था। अच्छा अब मुझे बताइए ज़रा, इसको तो चलो ठीक है, ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें जो R, जो ये वायर के अंदर की बात हो रही है, ये वायर के कहाँ की बात हो रही है, अंदर की, वायर के अंदर की बात हो रही है ये। अब मुझे एक बात बताओ, अंदर की बात हो रही है, अब यहाँ बताओ कि BN किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, R इन के। अरे BN जो था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, R इन के। मतलब R इन को अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, R इन को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। किसकी बात कर रहे हैं, वायर के अंदर की बात कर रहे हैं। अब बताओ R इन को बढ़ाओ, R इन यहाँ कहीं रहा होगा, याद करो, यहीं कहीं तो R इन था, ये देखो यहीं कहीं तो R इन था, यहाँ कहीं तो R इन था। R इन को बढ़ाओ। अगर R इन को बढ़ाओगे आप, R इन को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अच्छा बताओ, R इन को बढ़ाते बढ़ाते अगर कैपिटल R के बराबर कर दो, मतलब इस R इन को धीरे धीरे यहाँ और लास्ट में यहाँ ले आओ, तो यही R इन किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, आंसर है BN इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी ये R स्क्वायर था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट R इन किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो R स्क्वायर नीचे रहेगा, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बना मैग्नेटिक फील्ड, BN इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई नॉट अपॉन R, ये आया मैग्नेटिक फील्ड।
अगर इस आर इन को बढ़ाते 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 आप यहाँ पर ले आओ, एम पर ले आओ, एम पर ले आओ, तो एम पर ले आने पर आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ पर देखो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन कर सकते हो। भाई ये आर इन की वैल्यू धीरे 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 बढ़ाते 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 कहाँ तक ले आओ, आर के बराबर ले आओ। तो जब ये आर इन आर के बराबर हो जाएगा तो उस समय आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब इस केस में देखो आर इन गायब है बच्चों, क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, इस केस में देखो आर इन गायब है, इसका मतलब अब आर इन नहीं है, आर इन नहीं है। तो इसके बाद कौन सा, अब आप कहाँ पहुँच गए? सरफेस पे। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा? उसके बाद बाहर वाला फार्मूला लगेगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसके अनुसार डिक्रीज होगी? तो आर के अनुसार डिक्रीज होगी। नहीं समझ में आ रही? अरे भाई सरफेस पर जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ये है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ वैरी करती है? आर इनसाइड के। तो आर इनसाइड धीरे 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 जब बढ़ाओगे, और मैं कह रहा हूँ सरफेस पर आ गए, आर इनसाइड को बढ़ा करके आर तक ले आए, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ी होगी। कितनी बढ़ी होगी? मैक्सिमम इतनी बढ़ी होगी। अच्छा, अब मैंने कहा कि आर इन को और बढ़ाओ, तो आंसर है कि आर इन तो है ही नहीं। अब क्या शुरू हो जाता है? अब शुरू हो जाता है इसके बाहर वाला खेल, मतलब आर वाला खेल शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अब आर बढ़ेगा तो बी कम होगा। इसका मतलब कि वायर के अंदर का खेल है कि अगर आर इन को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और बाहर का खेल ये है कि अगर आर को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मतलब ये है, क्या इसका ग्राफ ऐसे नहीं बन सकता? सेंटर पर ओ पर कितना है, इसको ओ कर ले अगर मान लो, चलो इसको अगर एक्सिस को मैं यहाँ बनाऊँ ताकि आपको क्लियर आ जाए, यहाँ ठीक है, ये ऐसे ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये ओ हो गया। अब बताओ कि अगर ये ओ पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, उसके बाद आर इन को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, आर इन को जैसे वायर के अंदर है ना, तो आर इन को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वायर के अंदर, ये वायर के अंदर बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड के, यही तो होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तो जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे वायर के सरफेस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये वाली मिलेगी, मैक्सिमम वाली। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, अब वायर के बाहर जाओ, तो वायर के बाहर जाओगे तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ घटेगी, मतलब ये ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा, ये कम हो। समझ गए बात? समझ गए बात को? तो इसमें मैंने ये बना दिया है, तो ये आप इसको सोचिएगा नहीं कि ये वायर है और ये इसके अंदर। मैंने ये आपको दिखाया कि वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आर इन साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ेगी। ओ पर 0, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ेगी। फिर यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी और उसके बाद फिर ये डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पर बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के है। तो इसका ग्राफ भी कभी कभी पूछता है, जो कि आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। याद रखना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड, ये वायर के अंदर की बात है। जैसे जैसे आर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आर इनसाइड बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। आर इनको मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो? आर तक। तो बी जब आर इन जब आर के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जैसे यहाँ मिल रही है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आर इन जो है वो आर के बराबर हो जाएगी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिख दिया पता है? अरे भाई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इन, यही तो था ना। तो आर इन किसके बराबर हो गया? आर के। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई नॉट, आर स्क्वायर को ऐसा ही लिखा रहने दो, और आर इन को क्या लिख सकते हो? आर इन को क्या लिख सकते हो? आर। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है खाली, ये सब तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, इसको हटा दो। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख रखा। तो आई नॉट की आर इन की वैल्यू कितनी जा सकती है? मैक्सिमम आर जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड आपको मिलेगी, उसके बाद फिर कम होगी। तो अंदर बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ से कम होगी। यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम होगी। यहाँ मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि आर इन या आर इन की वैल्यू बढ़ाते 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 यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगी। कितनी मैक्सिमम आ जाएगी? आर के बराबर आ जाएगी, आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं हो तो फिर से एक बार इसको रिपीट करके सुनिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक एक लेक्चर बहुत मेहनत से बनते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच।